तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक इवन एलिमिनेशन ख़त्म की थी। तो आज हम लोग बेसिकली जो नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ E2। जिस तरीके से आपने SN1 पढ़ा, हमने E1 पढ़ा, अब आपने SN2 पढ़ा था, तो अब हम लोग E2 पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि E2 के होने के बाद आप लोगों की रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन एलिमिनेशन वाले पार्ट में EI मैकेनिज्म से भी होती है और E1CB इस मैकेनिज्म से भी होती है, वो भी हमको पढ़ना है। बट पहले E2 मैकेनिज्म को बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं E2 वाला पार्ट। तो जिस तरीके से आपने SN2 पढ़ा था, अगर आपको SN2 याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी E2 को पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी हद तक आप E2 को SN2 मैकेनिज्म से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, रिलेट कर करके स्टडी कर सकते हो। तो पहले डायरेक्टली मूव करती हूँ मैं एक सबस्ट्रेट पर, ठीक है। कोई भी आप एक सबस्ट्रेट उठाकर ले आइए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सबस्ट्रेट उठा लिया, लेट्स से C। अरे यार ये क्या हो गया, 2 मिनट, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक सबस्ट्रेट उठा लिया, लेट्स से CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे मान लेते हैं आप लोगों ने लगा के रखा है X, ये इस तरीके से। अब जैसा कि तुम जानते हो एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आप कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज लेते हो तो वो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज एज अ बेस बिहेव करती है और उसका काम होता है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में से एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, जो कि यूजुअली आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप के बीटा पोजीशन पर जो कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन होता है ना। तो अगर मैं मार्क करूं तो इस पर्टिकुलर कार्बन को मैं अल्फा कार्बन मार्क करूंगी और इसको मैं बीटा मार्क करूंगी। और अगर मैं कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज ले लेती हूँ, कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो वो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज का काम क्या होगा, आप लोगों के उस पर्टिकुलर अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। इस पे हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं जब हमने E1 पढ़ी थी, राइट। तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब ये नेगेटिवली स्पीशीज आई, ये इसका काम है बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो जब E1 मैकेनिज्म होती थी तो इस बेचारे बेस को हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए वेट करना पड़ता था कि पहले लीविंग ग्रुप जाएगा, फिर उस वहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यानी कि आप कह सकते हो एक इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर उस इंटरमीडिएट के इसमें से मैं एसिडिक हाइड्रोजन लाऊंगा। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आपका E2 मैकेनिज्म, सो E2 मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक द SN2-1। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लीविंग ग्रुप के जाने का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद आप बेसिकली कार्बोकैटायन में से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये SN2 के जैसा है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करेगी, है ना, ये निगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करेगी। चलो फिलहाल मैंने कहा कि मेरी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज ने लेट से अटैक किया, मान लेते हैं मेरी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज ने अटैक किया और अटैक वो लेट से कर रही है, ठीक है, वो मान लेते हैं अटैक कर रही है। चलो ये B निगेटिव गया और ये B निगेटिव ने मान लेते हैं इस हाइड्रोजन को लालच दिया कि चल भाई मेरे साथ चल। तो हाइड्रोजन बोलता है ठीक है, खुशी खुशी हाँ चलो चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। एंड सिंस हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार एक और बार पढ़ लेते हैं कि जब भी बेस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने आता है तो वो उसको H निगेटिव के फॉर्म में नहीं लेके जाता, ना ही उसको H डॉट रेडिकल के फॉर्म में लेकर जाता है, वो उसको लेकर जाता है H पॉजिटिव के फॉर्म में। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली किस पे आ जाएंगे, कार्बन पे आ जाएंगे, है ना। ये किस पे आ जाएंगे, कार्बन पे आ जाएंगे। और कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स का बताओ क्या करता है। अब कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो निगेटिव चार्ज, जिस दिन तुमको मैंने बीटा एलिमिनेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कि वो कार्बन उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या करता है, आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब लीविंग ग्रुप निकल जाएगा तो लीविंग ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकलेगा। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन से, यानी कि अल्फा पोजीशन से लीविंग ग्रुप जा रहा है, वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक कार्बन पे क्रिएट हो जाता है नेगेटिव चार्ज।
तो जिस बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे डोनेट करता है उस पॉजिटिव कार्बन के साथ और दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये कहानी होगी। बट क्या इस पूरी कहानी के अंदर क्या आपके बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लीविंग ग्रुप के जाने का वेट किया? बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस चल रही है कि थोड़ा 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 आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकाला जा रहा है एक तरफ से, थोड़ा 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 पाई बॉन्ड बन रहा है, थोड़ा 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 लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है ना। यानी कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे कह सकती हूँ कि कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में थोड़ा 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 क्या हो रहा होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। कंप्लीट तो नहीं हो रहा होगा। कंप्लीट तो तब होता ना जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो कार्बन के पास क्या एकदम से नेगेटिव चार्ज आया है? नहीं, कार्बन के ऊपर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ रहा है जैसे जैसे हाइड्रोजन जा रहा है। वैसे ही दूसरे कार्बन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बार में आ गया क्या लिविंग ग्रुप के जाते बराबर? नहीं, लिविंग ग्रुप यहाँ पे एक बार में नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे जैसे एक कार्बन पे नेगेटिव आता जाएगा, जैसे जैसे दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव आता जाएगा, वो लोग मिलके क्या बनाते जाएंगे? पाई बॉन्ड फॉर्म करते जाएंगे बराबर। अच्छा, जो बाकी के लोग हैं जिनके साथ कोई तोड़ा तोड़ी नहीं हुई, प्लीज कीप देम लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो इनको मैंने वैसे का वैसे ही रखा। लेकिन अब जैसे कि मैं जानती हूँ कि हेलोजन के साथ भी उसका बॉन्ड धीरे 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 क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है ना। जैसे कि मैं जानती हूँ कि ऊपर से जो OH नॉट OH ऊपर से जो B नेगेटिव यानी कि बेस आया है, वो बेस आपके हाइड्रोजन को खींच रहा है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वो जो B नेगेटिव आया था उस B नेगेटिव के बीच में और तुम लोगों के हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा 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 बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। और उसी चक्कर में जो बेचारा हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड था वो थोड़ा 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 क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है। क्या यहाँ पे आपका जो आपको भी दिख रहा है, क्या ये चीज़ आप लोगों की एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या? नहीं। क्या ये चीज़ आप लोगों की एग्जैक्टली रिएक्टेंट है क्या? नहीं। ये कुछ बीच की सिचुएशन है, ना तो कंप्लीटली प्रोडक्ट जैसी दिख रही है, ना तो कंप्लीटली रिएक्टेंट के जैसी दिख रही है। तो जैसा कि तुम जानते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। सो लाइक इवन मैकेनिज्म, सबसे पहली बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करती है? ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बना है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी। जैसे E1 में क्या बन रहा था? आप लोगों का कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। इसीलिए तुम्हारा दिमाग कभी भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट के प्रति जाना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? रीअरेंजमेंट के प्रति जाना ही नहीं चाहिए। ओके, वापस से आते हैं हम हमारी मैकेनिज्म की तरफ। तो अभी जो ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रही है, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट में इस B नेगेटिव मतलब जो B है उसके ऊपर क्या मुझे कंप्लीट नेगेटिव दिखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। B के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव तब आता है ना जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली अपने पास रखता। अभी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। क्या उसने अपने ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली यूज कर लिए क्या H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं, उसने इसको कंप्लीटली यूज नहीं किया H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, थोड़े थोड़े हो रहे हैं ना। तो इसीलिए यानी कि B पे अब कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली जब तक X उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था तब तक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब धीरे 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 X बाहर जा रहा है और वो भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर X पे भी कैसा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एंड फाइनली मुझे एक बात बताओ, आपकी ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है, तुम्हें याद होगा अपन जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं उसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं खुद की एनर्जी, एक मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंचते हैं, ये देखो इस तरीके से, और फिर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली स्टेट होती है ना, इसी को बेसिकली हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट पर आपकी रिएक्शन जाकर रुक नहीं जाती, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आपकी हाईली एनर्जेटिक स्टेट है, यानी कि मैक्सिमम अनस्टेबल स्टेट है। तो वो तुरंत खुद को क्या करती है? ब्रेक डाउन कर देती है लोअर एनर्जी की स्टेट में।
और E2 के केस में वो डायरेक्टली ब्रेक डाउन होकर खुद को किस में कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट में। B नेगेटिव कंप्लीटली H को लेकर चला जाएगा, यानी कि बाहर बनेगा BH। X बेचारा X नेगेटिव के फॉर्म में है ना। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आप लोगों का प्रोडक्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस पूरी रिएक्शन का दिख रहा है हुआ क्या इस रिएक्शन में, बस सारांश समझ में आया। अब कई लोगों को लगता है कि मैम ये 2 स्टेप रिएक्शन है, क्यों? उन्हें लगता है कि ये आपके रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाना, दिस इज 1 स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में आना, दिस इज अनदर स्टेप। तो ओवरऑल उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे टोटल 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, बट नहीं, रुको, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना इज नॉट काउंटेड इन अ स्टेप, उसको स्टेप में काउंट नहीं करते। हाँ, अगर तुम रिएक्शन इंटरमीडिएट पे पहुंच रहे होते, यानी कि कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, तो उसको मैं एक स्टेप पे मानती। सो ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली नॉट काउंटेड इन अ स्टेप। तो यहाँ पे एक ही स्टेप है, डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। सो देयरफॉर E2 मैकेनिज्म इज नोन एज, या मैं कह सकती हूँ इन E2 मैकेनिज्म आप लोगों का क्या हो रहा है, बोलो, सिर्फ ये रिएक्शन कितनी स्टेप में हो जा रही है, सिंगल स्टेप में हो जा रही है। और केमिस्ट्री में जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाती हैं उन रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। तो ये आपकी E2 मैकेनिज्म SN2 के जैसे कैसी है, एक कंसर्टेड रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप में हो गई है ना। यहाँ पे सिंगल स्टेप में हो गई। अब एक बात ध्यान रखना, जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, जैसे तुमको कितना आसान लगता है कि H2 + Cl2 कंबाइन होकर HCl बन गया, बट अगर तुम उस रिएक्शन की केमिस्ट्री में घुसोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो रिएक्शन टोटल आई थिंक 4 से 5 स्टेप्स में होती है। वो रिएक्शन फ्री रेडिकल्स वगैरह बनते हैं। क्या तुम 5 रिएक्शन पढ़ते हो क्या? नहीं, तुम उनकी सिर्फ एक ओवरऑल रिएक्शन पढ़ते हो। ठीक है, तो जब आपकी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तब उनको ये सोचना पड़ता है कि वो रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है, क्योंकि जो स्लोएस्ट होती है वो रेट डिटरमाइनिंग होती है। बट जब आपकी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाए तो वहां पे क्या टेंशन RDS फारडीएस की, क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही स्टेप है। अब उस स्टेप वही स्टेप डिटरमाइन करेगी रेट को, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में हम RDS जैसी चीजों की टेंशन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि RDS तब डिसाइड करते हो जब मल्टीपल स्टेप हो, उनमें से कौन स्लोएस्ट है। मान लो एक ही इंसान है, वही रेस में दौड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे आपको डिसाइड करना ही नहीं पड़ेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वही जीतेगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इस सिंगल स्टेप रिएक्शन में आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पे RDS कौन है। वही रिएक्शन फास्टेस्ट भी है, वही रिएक्शन RDS भी है, बिकॉज उस स्टेप को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बाकी कोई स्टेप्स है ही नहीं। तो क्या स्लो क्या फास्ट, आप स्लो फास्ट जीत हार तो तब कंपेयर करते हो ना जब आपके साथ कोई और भी होता है। तो यहाँ कोई है ही नहीं साथ में कंपेयर करने के लिए, तो यानी कि यहाँ पे कोई फालतू RDS वगैरह जैसी चीज़ों को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन की रेट है वो डायरेक्टली आप किसके देखकर लिख सकते हो, जो स्टेप आपको ऊपर दिख रही है। तो अब मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट किस बात पे डिपेंड करेगी? इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स पर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट सिर्फ क्या आपका अल्काइल हैलाइड है क्या? नहीं, यहाँ पे रिएक्टेंट बेस भी है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यानी कि इकलौती स्टेप में बेस और आपका सबस्ट्रेट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। जब हम E1 मैकेनिज्म की बात करते थे तो बेस फर्स्ट स्टेप में काम करता ही नहीं था, बेस को बैठना पड़ता था जब तक रिएक्शन इंटरमीडिएट ना बने, और बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने वाली ही स्टेप RDS हो जाती थी। तो बेस उस पर्टिकुलर स्टेप में होता ही नहीं था, इसीलिए E1 रिएक्शंस की रेट इंडिपेंडेंट होती थी बेस से और सिर्फ डिपेंडेंट होती थी किस पर? सबस्ट्रेट पर। क्योंकि इस रिएक्शन में आप लोगों की स्टेप में आपका बेस भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन की रेट है वो आपके सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ में आप लोगों के बेस पर भी डिपेंड करती है। सो देयरफॉर इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर बराबर बोलो कितना होता है? 2। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो मॉलिक्यूलैरिटी बराबर बोलो कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, तो जैसा कि तुमने डीपीपीस वगैरह सॉल्व किए हैं, तुमको ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। कि पहले तो आपको या तो खुद बता देगा कि रिएक्शन SN1 है कि SN2, या तो आपको क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिएक्शन SN2 के पाथवे में जा रही है कि SN1 या E2 या E1। फिर उसके बाद आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को डबल कर दिया, रिएक्टेंट मतलब जो आपका है रिएजेंट उसकी क्वांटिटी को ट्रिपल कर दिया, तो बताओ रेट पे क्या असर पड़ेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। डन, ओके। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि हम लोग जब ये रिएक्शन कर रहे हैं स्पेसिफिकली एलिमिनेशन, तो मैं स्टार्टिंग के जिससे मैंने बीटा एलिमिनेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था उसी वक्त तुमको ये बात क्लियर कर दी थी, इन रिएक्शंस को टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। यानी कि इन रिएक्शंस को जब आप टेम्परेचर यानी कि हीट देते हो तो ये रिएक्शंस क्या करती हैं, एलिमिनेशन करती हैं। और क्योंकि इन रिएक्शंस को टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसका मतलब यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर रिएक्शंस आप लोगों की एंडोथर्मिक होती है। तो चाहे आप E1 मैकेनिज्म पढ़ो या चाहे आप E2 मैकेनिज्म पढ़ो, यहाँ पर आप लोगों की रिएक्शन बोलो कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एक बात हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, डेल्टा H बराबर बोलो कितना, पॉजिटिव। तीसरी चीज मतलब नेक्स्ट बात, जरा रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। सिंस तुमने अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा नहीं है, तुम्हें एंट्रोपी के बारे में पता नहीं है, बट मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि एंट्रोपी इज अ रेंडमनेस। तो ऊपर रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, हो क्या रहा है कि ड्यूरिंग E2 एलिमिनेशन या फिर ड्यूरिंग आप लोगों का E1 एलिमिनेशन होता क्या है कि हम लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड में आपका सबस्ट्रेट होता है प्लस हमारे पास बेस होता है, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, बोलिए किसमें, आपके प्रोडक्ट में, प्लस वहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप निकलता है, प्लस वहाँ पे B आपका H भी निकलता है, ये मानते हो। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपकी रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, जो आप आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे बट अभी सुन लो, तो मैं कहूँगी यहाँ 2 है। अगर कोई मुझे पूछेगा प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 है। तो अगर रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट साइड जाते वक्त नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा डेल्टा S क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डेल्टा S बेसिकली होता क्या है, ये तो अब दिख तो है ना कि 3 - 2 इज बेसिकली 1 and 1 इज अ ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी, सो इट विल बी पॉजिटिव। तो हमारा डेल्टा S क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा H भी पॉजिटिव है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है। तो जब भी आप E2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं या जब भी आप E1 मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। तो कई बार पता है क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, कि डेल्टा H नेगेटिव होगा, डेल्टा S पॉजिटिव होगा, डेल्टा S 0 होगा। तो ये जानकारियां तुमको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब जब एक इंसान को डेल्टा क्या कहते हैं H पता है, जब उसको डेल्टा S पता है, तो तुरंत उसके दिमाग में एक इक्वेशन क्लिक करती है थर्मोडायनेमिक्स की कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस में T टाइम्स ऑफ डेल्टा S। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स कहती है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में भी पढ़े हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर डेल्टा G की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप कहोगे कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और हमको वो चाहिए भी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ये कहेगा डेल्टा G की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव, तो आपकी जो रिएक्शन है वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर मान लेते हैं कल को किसी रिएक्शन में डेल्टा G की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पर। अब देखो हम चाहते हैं कि हर रिएक्शन खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहे विदाउट द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, राइट। हम चाहते हैं कि हमने रिएजेंट्स और सबस्ट्रेट को मिक्स कर दिया,
जो कंडीशन चाहिए थी प्रेशर टेम्परेचर की वो दे दी, जो कैटलिस्ट वर्टिलिस्ट चाहिए था वो दे दिया, हमने सब प्रोवाइड कर दिया, राइट। वो रिएक्शन अपने आप अब बस आगे कंटिन्यू हो और प्रोडक्ट बना ले। जैसे हर पेरेंट क्या चाहता है कि एक बच्चे को उसने जो फैसिलिटीज दी वो दे चुका है, बुक्स दी, कपड़े दिए, ट्यूशन दी, कॉलेजेस दिए, सब कुछ जो देना था वो दे चुके हैं। वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अब तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में खुद ब खुद होना चाहिए, तुम खुद किताब को लेके बैठने चाहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहिए, यानी कि तुम्हारी ड्राइविंग फोर्स खुद ब खुद होनी चाहिए रिजल्ट के प्रति। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। बट अगर दूसरी तरफ मान लेते एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके एग्जाम के एक रात पहले उसकी मम्मी पापा को रात बार जग के उसको याद करवाना पड़ता है, बेटा रट 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 कल को बाउंड्री पास हो जाएगा, बेटा बेटी जो भी हो, ठीक है। तो वो कैसा है, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है पढ़ाई में, वो आगे नहीं जाना पड़ रहा है, उसको धकेला जा रहा है कि कर कर कुछ तो कर। सो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। उसको खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी हर रिएक्शन कैसी हो, स्पॉन्टेनियस हो। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, कई रिएक्शंस परमानेंटली स्पॉन्टेनियस नहीं होती। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, हम कभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं। तो ऐसे वालों को तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है पापा की डांट मार कुटाई से डर लगता हो, है ना, या फिर कम मार्क्स से बेइज्जती फील होती हो, शर्म आती हो, खुद इंसल्टेड फील होता हो, वेरियस फैक्टर्स। तो उन फैक्टर्स के चलते वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं और स्पॉन्टेनियस खुद को लेकर जाते हैं। तो कुछ रिएक्शंस आप लोगों की कुछ कंडीशंस में स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। बट अगर आप कंडीशंस चेंज कर दो, कंडीशंस मतलब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम वाली कंडीशंस अगर आप चेंज कर दो तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अभी हमें देखना है कि हमारी जो ये रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन, इसका डेल्टा जी क्या आता है या क्या कंडीशन है इसकी। तो देखो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस ऑफ टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। फिलहाल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेरा डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, माइनस वैसे का वैसी, टी वैसे का वैसी, डेल्टा एस भी कैसा है, पॉजिटिव। अब सोचो, इमेजिन करो अगर टेम्परेचर लो रखोगे, लो टेम्परेचर रखोगे, इमेजिन करना, हाँ, अगर आपने लो टेम्परेचर रखा तो स्टार्टिंग के डेल्टा एच की वैल्यू को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लो वैल्यू जब इस डेल्टा एस से मल्टीप्लाई होगी, अगर मैं मान लेते हैं 300 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नया नंबर क्रिएट होगा वो कोई 300 से बड़ा नहीं होगा, बल्कि वो छोटा होगा, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई किए हो ना। तो इट मीन्स दैट अगर आप एक छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो ये पीछे की जो भी आंसर निकल के आएगा ये छोटी क्वांटिटी निकल के आएगी, स्मॉल क्वांटिटी, मैथमेटिकली स्मॉल क्वांटिटी। और अगर आप एक पॉजिटिव नंबर है और एक आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, बट ओवरऑल आंसर पे साइन काय की रहेगी, बड़े नंबर की, यानी कि पॉजिटिव की। और अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आपकी रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन बोलो क्या आए, स्पॉन्टेनियस आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, बोलो हाई रखना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को हाई रखते हो तो आपका डेल्टा एच तो पहले से पॉजिटिव है, टी आपने बहुत बड़ा वाला रख लिया, तो जब एक बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई होने के बाद डेल्टा एच से जो नया नंबर बनेगा वो नया नंबर क्या होगा, एक बिग क्वांटिटी होगा। और जब आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ना सब्ट्रैक्ट तो हो जाएंगे बट साइन बड़े नंबर का लगेगा, और बड़ा नंबर बोलो यहाँ कौन, माइनस। तो अगर ये जैसे ही माइनस साइन आएगा इसका मतलब यानी कि रिएक्शन आपकी क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई। तो इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, चाहे आप E1 का पढ़ो चाहे आप E2 का पढ़ो, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस आप लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो तो हमको वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता है, हाई। इसीलिए हम लोग हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शंस को क्या करते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे कैरीड आउट करते हैं। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ये मैंने मैकेनिज्म बता दिए, ये मैंने उससे रिलेटेड तुम लोगों को क्या बता दिए, कुछ की पॉइंट्स बता दिए कि देखो ऐसा ऐसा आप लोगों की एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट E2। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं क्या एलिमिनेशन से रिगार्डिंग? हाँ है कि ऑब्वियस है एलिमिनेशन हो रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा।
अगर आपको डिसाइड करना है कि आपके पास जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है उसमें से कौन सा कंपाउंड आपका मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों का मेजर है, बराबर, तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे। जो लास्ट क्लास में किए थे E1 में एग्जैक्टली वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेटजेफ रूल। जैसे कि मैंने इंट्रो वाले वीडियो में बताया था एलिमिनेशन के कि सेटजेफ रूल, हॉफमैन रूल, ये सब माया है। आप सिर्फ इतना याद रखो, जिस पर्टिकुलर अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो पर्टिकुलर अल्कीन आपकी मेजर होगी। डन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट अगर नहीं लग रहा है तब तक, ठीक है, तब तक वो आप लोगों की क्या होगी, आप लोगों की बोलो क्या होगी, मेजर होगी। अगर मान लेते हैं वहां पे कोई ऐसा लग गया जो रेजोनेंस दे रहा है बट अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो तुम तो जानते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस रखता है, तो रेजोनेंस वाला पे मेजर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, एक अच्छी सी बात है, ध्यान रखना उसको। देखो, कई बार हम लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर बोला जाता है कि अरेंज करो फॉलोइंग सबस्ट्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, है ना, रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप उनको क्या करिए, अरेंज करिए। ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो जनरली मैंने भी इस वर्ड का कई बार प्रयोग किया है और कई बार जो दूसरे टीचर्स हैं उन्होंने भी इस वर्ड का प्रयोग किया होगा। हम लोग क्या बता देते हैं कई बार कि, मतलब मैंने तो आई थिंक बहुत रेयरली किया है, बट किया है, 2 बार कभी मुंह से निकला होगा कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। ये आई थिंक मैंने बीच में कभी यूज किया होगा इस वर्ड को, मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट ये एक ऐसा डाउट है जो कई बार एक स्टूडेंट को लगता है, इसीलिए मैं खुद से बता दे रही हूँ। बट रियलिटी में किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी उसका रिएक्टेंट कैसा है या उसका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट पे तो कभी डिपेंड नहीं करती, कुछ हद तक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर जाती है, लेकिन 99% केसेस में एक रिएक्शन की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उस रिएक्टेंट के द्वारा बनाया हुआ ट्रांजिशन स्टेट ऑब्लिक, अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है। अगर उसका ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल होगा या उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल होगा, तो रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि प्रोडक्ट बनाने में उसकी बोलो क्या होगी, उसकी रेट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शन की कोई भी जब हम रेट होती है, वो रिएक्शन की रेट प्रोडक्ट कैसा है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट कैसी है इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब फिलहाल लास्ट क्लासेस जो हमने की थी वहां पे क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट नहीं, वहां पे हम लोगों का क्या बना था, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो मैंने वहां पे लिख के दिया था कि रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। बट राइट नाउ मेरे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक में तो आज कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पे रिएक्शन की रेट इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने जो ऊपर वो जो ट्रांजिशन स्टेट बनाई है वो ट्रांजिशन स्टेट आपकी कितनी स्टेबल है। जितनी स्टेबल होगी तुम लोगों की ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान रखना, आप लोगों की रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। यानी कि रिएक्शन की रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन की रेट इस बात पे भी तो डिपेंड करेगी ना कि जिस लिविंग ग्रुप को आप बोल रहे हो बॉन्ड तोड़ो और बॉन्ड तोड़ के बाहर जाओ, है ना, जिस लिविंग ग्रुप को आप बोल रहे हो कि बॉन्ड तोड़ो और बॉन्ड तोड़ के तुम बाहर जाओ, वो पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप बॉन्ड इजीली तोड़कर बाहर जाने वाला भी तो होना चाहिए। यानी कि जिस लिविंग ग्रुप को आप ये बोल रहे हो कि बाहर जाओ बॉन्ड तोड़कर, चाहे E1 में बोलो, चाहे E2 में बोलो, चाहे SN1 में बोलो या चाहे SN2 में बोलो, उसके बाहर जाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी वो बाहर जाएगा उतने जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि रिएक्शन की रेट इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप लोगों का जो लिविंग ग्रुप है उस लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या है। जितनी ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। और ये चीज तुम लोगों को पता है
कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी का और बेसिसिटी का कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकती हूँ जो लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा बेसिक होगा उसकी रिएक्शन की रेट उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन की रेट और किस पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड करती है। रिएक्शन की रेट इस बात पे भी तो डिपेंड करेगी कि आपका रिएक्टेंट कैसा है। जब हम लोग आपकी SN1 SN2 पढ़ रहे थे तो तुम्हें याद होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बताया था कि SN1 मैकेनिज्म में आप लोगों को जितना ज्यादा क्राउडेड क्या चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। SN2 के वक्त तुम्हें बताए थे कि जितना आप लेस क्राउडेड लोगे रिएक्शन की रेट आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब बात आती है कि भैया हम तो E1 और हम तो E2 की बातचीत कर रहे हैं, तो E1 E2 में क्या, तो देखो E1 या फिर E2 की अगर मैं बात करूं तो जनरली E1 E2 में आपको सबस्ट्रेट की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनरली E1 और E2 में आपको सबस्ट्रेट की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि E1 अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें भी आपको 3-to-1 वाला ऑर्डर लगेगा, मतलब जो जितना ज्यादा क्राउडेड है। अब कई स्टूडेंट्स की थिंकिंग क्या होती है कि क्योंकि SN2 रिएक्शन और क्योंकि E2 रिएक्शन एक दूसरे को कॉम्पीट करती हैं, तो क्योंकि SN2 में उन लोगों को ऑर्डर चाहिए होता था 1 2 3, मतलब जितना लेस डिग्री है ना, उन्हें ऐसा लगता था कि SN2 का ऑर्डर कुछ इस तरीके से चलता था, तो इसीलिए उन लोगों के E2 का भी ऑर्डर इसी तरीके से चलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं ये चीज गलत है। E2 पढ़ो या चाहे आप E1 पढ़ो, दोनों ही केसेस में यहां पर आप लोगों को जो ऑर्डर चाहिए होता है वो चाहिए होता है ये। अब ऐसा क्यों यहाँ पे काहे को मैडम आप बोल रहे हो कि आपको ज्यादा क्राउडेड वाला चाहिए, आपने तो SN2 में ऐसा नहीं बताया था। देखो SN2 में प्रोडक्ट अलग बन रहा था सैचुरेटेड, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है आप लोगों का, अल्कीन। तुम्हें अगर स्टार्टिंग का दिन याद है जिस दिन मैंने तुमको सेटजेफ रूल क्या होता है बताया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि बुक्स में यूजुअली सेटजेफ रूल किस तरीके से लिखकर आता है कि जो अल्कीन जितना ज्यादा क्राउडेड होगा वो उतना स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। सो क्राउडेड का मतलब क्या है, बेसिकली क्राउडेड का मतलब होता है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर आप मान लेते हैं कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट ले लेते हो जो लेस क्राउडेड है, तो उससे बनने वाली अल्कीन भी तो अल्टीमेटली लेस क्राउडेड ही होगी ना, और अगर वो अल्टीमेटली लेस क्राउडेड होगी तो फिर वो मेजर कैसे रहेगा, वो तो माइनर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेट से डिसाइड कर रहा है और सेट से को मेजर चाहिए। तो देयरफॉर हम E2 के लिए कैसे अल्काइल हैलाइड्स चूज करते हैं, 3-to-1 के लिए। E1 के लिए भी कैसे अल्काइल हैलाइड चूज करते हैं, 3-to-1 वाले। यानी कि कितना अच्छा था, SN2 में 1 2 3 चलता था, 1 देखते बराबर हम SN2 बोलते थे, 3 देखते बराबर हम SN1 बोलते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपका अल्काइल हैलाइड चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो, वो E1 भी दे सकता है, वो E2 भी दे सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि SN2 और E2 आपके साथ साथ चलते हैं तो उनके साथ साथ चलने की वजह से उनके अल्काइल मतलब उनके सबस्ट्रेट की जो डिग्री का ऑर्डर होगा वो भी सेम होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन की रेट और किस बात पे डिपेंड करती है। लिविंग ग्रुप पे बातचीत हो गई, सबस्ट्रेट पे बातचीत हो गई, और कौन सी चीज होती है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, रिएजेंट इन्वॉल्व होता है। हमारे केस में, एलिमिनेशन के केस में हम रिएजेंट्स को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, है ना। हम रिएजेंट्स को क्या कहते हैं, बेस, क्योंकि एलिमिनेशन में एक रिएजेंट किसके जैसे एक्ट करता है, एक बेस के जैसे एक्ट करता है। किसके जैसे एक्ट करता है, बेस के जैसे। तो जब आप E1 रिएक्शन करते हो तो E1 रिएक्शन में देखो, आप अगर एक वीक बेस भी ले लोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है और उस कार्बोकैटायन के बनने को बेस से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप वीक बेस ले लो चलेगा, क्योंकि वीक बेस सफिशियंट होता है H को निकालने के। लेकिन जब मैं E2 मैकेनिज्म की बात करती हूं तो E2 में उस बेस को H को तो निकालना है, बट कैसे है कि साथ साथ में लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एक कैसा, एक स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ में हाई कंसंट्रेशन का बेस चाहिए होता है,
जो आप लोगों की इस E2 मैकेनिज्म को क्या कर सके, एफिशिएंटली कर सके। ठीक है, बराबर एफिशिएंटली कर सके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और याद करो जब SN2 पढ़े थे तो SN2 में भी तुमको क्या बताया गया था, SN2 में तुम्हें क्या बताए थे, SN2 में ये बताया गया था कि वहां पे भी आपको क्या चाहिए होता है, एक आप लोगों को क्या चाहिए होता है, वहां पे आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे भी वही है ना। ठीक है, क्या ये बातचीत हो गई। इस E2 का कंपटीशन कौन है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो E2 को कंपटीशन देती है, तो SN2 बेसिकली E2 को कंपटीशन देती है। SN2 E2 को कंपटीशन कौन देती है, SN2। और E1 को कंपटीशन कौन देती है, SN1 भी देती है, SN2 भी देती है, दोनों देती है। बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप लोगों का बोलो क्या कि यहाँ पे आप SN2 का प्रयोग जब होगा तब वहां पे E2 भी होगी, या E2 होगा तो SN2 भी होगी, ये याद रखेंगे। अच्छा, ठीक है। बात आती है कैटलिस्ट की। जैसा कि हम लोग क्लास की शुरुआत से ही बात करते आते हैं, कैटलिस्ट। तो देखो, जो कैटलिस्ट हम लोगों को SN1 में लगते थे, Ag+, Pb2+, ZnCl2, लेविस एसिड, बेसिकली वही सारे के सारे कैटलिस्ट मैंने कल तुम्हें E1 में भी बताए थे कि E1 वालों को भी भैया वही सारे प्रकार के कैटलिस्ट लग रहे हैं। तो जिस तरीके से जब हम लोगों ने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी, SN2 रिएक्शन के दौरान भी हम लोगों की बातचीत हुई थी कैटलिस्ट के बारे में। तो SN2 में तुमको मैंने क्या कैटलिस्ट बताया था, थोड़ा याद करो। SN2 में तुम्हें कैटलिस्ट का नाम बताया गया था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। क्या बताया गया था, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो मान के चलते हैं यदि आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट SN2 के लिए एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता था, तो वो वही सेम क्वाटरनरी सॉल्ट आप लोगों के यहाँ पर, ठीक है, किसके लिए, E2 के लिए भी किसके जैसे बिहेव करेगा, आप लोगों के किसके जैसे बिहेव करेगा, आप लोगों के कैटलिस्ट के जैसे। ठीक है, एक पॉइंट याद रखेंगे, इस पॉइंट को लेकर मैं अलग से एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगी। वो ये क्वेश्चन क्योंकि कई बार अलग अलग स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो थोड़ा सा तुमको इसको याद रखना है कि जब भी E2 मैकेनिज्म होती है तो एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या है, इसमें से मैं 1 डिग्री तो तुमको समझाई हूँ, बट फिर भी इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। और आई थिंक मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को E1 में नहीं बताया है, तो E1 में वहां पे आपको 1 डिग्री नहीं मिलता है बट 2 डिग्री वाला काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मिलता है। उसको प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। लेकिन E2 के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, कि इस पूरी रिएक्शन में, ठीक है, इस पूरी रिएक्शन में आप लोगों का जो लीविंग ग्रुप है, वो लीविंग ग्रुप जितने आसानी से लीव करेगा रिएक्शन उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं, फिर हम लोग कुछ और बातचीत भी करेंगे। वो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में मैडम आपका क्या कहना है। तो देखो, आपकी E1 रिएक्शन जो थी वो E1 रिएक्शन बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं थी, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। बट मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होती है। क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये लोग स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होती हैं। यस, ये लोग स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपने किसी एक को ज्यादा चूज किया है और आपने किसी एक को कम चूज किया है, या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया किसी एक को। मान लेते हैं एक ऑप्शन है कि आपको रेड कलर पसंद है कि ऑरेंज कलर पसंद है। बोलेंगे मेरे को रेड कलर पसंद है 70% और ऑरेंज कलर पसंद है 30%। तो मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर को रेड कलर के मुकाबले कमतर किया है, राइट। सो दिस इज नोन एज सिलेक्टिविटी, कि मैं सिलेक्टिव हूं, मैं चूजी हूं। ठीक है, या फिर मान लेते हैं मैं ऑरेंज कलर को चूज ही ना करूं, मैं सिर्फ रेड कलर को अपना 100% दूं, तो वो भी क्या है, मेरी चूजीनेस है। हाँ, इक्वल दोगे नहीं, बात नहीं चल रही। अनइक्वल अगर आप करोगे तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है, चूजीनेस को इंडिकेट करता है, आपकी सिलेक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो चाहे आप E2 पढ़ो या चाहे आप E1 पढ़ो,
दोनों ही रिएक्शन आपकी क्या होती हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव होती हैं। हाँ, स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब यानी कि वो जो प्रोडक्ट सेटजेव से बन रहा होगा उस सेटजेव वाले प्रोडक्ट को वो लोग क्या कहती हैं, मेजर कहती हैं, और जो प्रोडक्ट हॉफमैन से जा रहा होगा उस हॉफमैन वालों को बेसिकली क्या कहती हैं, माइनर कहती हैं। ठीक है, माइनर कहती हैं। बट ये जो वर्ड मैंने यूज किया है ये वर्ड है जनरली, यानी कि कई कई जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां पे ये रूल फॉलो ना हो। तो कौन सी जगह होंगी उनको पढ़ने में अभी फिलहाल हमें टाइम है, बट मेजॉरिटी वाइज से रिएक्शंस कैसी होती हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव। ये एक को मेजर मानती हैं और दूसरे को ये लोग क्या करती हैं, माइनर कहती हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके अटैक के बारे में आपका क्या कहना है, कि मतलब ये अटैक किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे करती हैं कि कहीं भी कर सकती हैं, एवी किसी भी अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कर लेंगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। यही E2 मैकेनिज्म की सबसे बड़ी खास बात होती है जो मैं भी समझाऊंगी। दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। E1 में क्या होता था कि जो बेस होता था जिसका काम होता था अल्फा हाइड्रोजन को निकालना, ठीक, सॉरी, बीटा हाइड्रोजन को निकालना। अगर किसी कार्बन पे उसको 3 बीटा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो तीनों में से किसी को भी निकाल सकता है। वो उसका ऐसा कोई नहीं था कि अच्छा ये बीटा हाइड्रोजन अच्छा नहीं है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन अच्छा है, इसको निकालता हूँ। किसी कार्बन पे अगर 3 बीटा हाइड्रोजन है तो तीनों में से किसी एक को निकाल सकता है। बट अगर हम बात करते हैं E2 एलिमिनेशन की तो E2 में ऐसा नहीं होता। E2 में वही बीटा हाइड्रोजन निकाला जाता है जो लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में एंटी पोजिशन पे होता है, जो लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में एंटी पोजिशन पे होता है। यानी कि दैट बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड विच इज, उसी बीटा हाइड्रोजन को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, विच इज अब देखो इंग्लिश ग्रामर कहीं गलत हो तो उसको ठीक कर लेना, विच इज एन एंटी पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, विथ रिस्पेक्ट टू आप लोगों का लिविंग ग्रुप। एंटी वर्ड ये हमने कहीं और भी सुना है क्या? हाँ, अभी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ के आए ना, वहां पे भी तो यही था कि लिविंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों का वही बीटा हाइड्रोजन निकाला जाएगा। अगर 3 बीटा हाइड्रोजन भी होंगे ना तो कभी भी बाकी 2 बीटा हाइड्रोजन को टच नहीं करेगा, वो सिर्फ उस बीटा हाइड्रोजन को टच करेगा जो उस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोलो क्या होगी, एंटी। तो यानी कि रिएक्शन तो आपकी क्या है बताओ, ये तो स्पेसिफिक है, ये तो सिर्फ बीटा वालों को निकाल रही है, बीटा में से सिर्फ एंटी वालों को निकाल रही है। सो देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर नोन एज स्पेसिफिक। और इस तरीके से जब हम एंटी वालों को निकालते हैं, ठीक है, तो इसको बेसिकली कहा जाता है एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E2 मैकेनिज्म में हमको क्या देखने को मिलता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये मैंने पूरे पॉइंट्स बता दिए। अब बात आती है कि एंटी होता क्यों है, इसका रीजन तो नहीं बताया हूं कि रीजन क्या है। तो देखो इसके रीजन को समझते हैं। रीजन को समझने के लिए हमको वापस से सबस्ट्रेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सबस्ट्रेट है, थोड़ा सा इस बार मैं उसको हाई फंटुश बनाती हूँ, मतलब 3D में लेट से। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन मान लेते हैं, यहाँ एक आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, और उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे तुम लोगों का लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो कौन आ रहा है, प्यार से बेस आ रहा है, बी निगेटिव। इसका काम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट करना हाइड्रोजन, है ना। चलो आ रहा है बड़े प्यार से। अब देखो जब ये बी निगेटिव इस तरफ से आएगा, इस तरफ से इस हाइड्रोजन को लेने के लिए आएगा, तो लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो जब वो लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन में है, अगर वो उसी सेम डायरेक्शन के हाइड्रोजन को लेने आएगा तो बेसिकली आने वाले बेस में और उस पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप में एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या क्रिएट होगा, एक रिपल्शन क्रिएट होगा। तो वो बेस नहीं चाहता कि वो उस पर्टिकुलर एच को जब निकालने आए तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील हो। तो वो क्या बोलता है कि चल मैं अपना पाती बदल देता हूं, नीचे का हाइड्रोजन मतलब देखो लिविंग ग्रुप आपकी कौन सी पोजीशन पे है, डैश पोजीशन, और जो नीचे की तरफ हाइड्रोजन है वो भी कौन सी पोजीशन पे, डैश, दोनों सेम डायरेक्शन के। तो सेम डायरेक्शन के जब वो हाइड्रोजन को निकालने आता है
तो लिविंग ग्रुप रिपल्शन देता है, मतलब बेस को बेसिकली आगे आने नहीं देगा। अगर बेस आगे आएगा नहीं, हाइड्रोजन जाएगा नहीं, हाइड्रोजन जाएगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो ऐसे में बेस डिसाइड करता है, बहुत दिमाग है बेस में, कि एक काम करता हूं मैं अपनी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ही चेंज कर देता हूं। लिविंग ग्रुप अगर डैश पोजीशन में है तो मैं एक काम करता हूं, उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को निकालता हूं जो आप लोगों का कौन सी पोजीशन पे होगा, वेज पोजीशन पे होगा। इससे क्योंकि जब वो वेज पोजीशन के पास जा रहा है हाइड्रोजन निकालने, तो देखो उस तरफ तो लिविंग ग्रुप ही नहीं है, और क्योंकि उस तरफ लिविंग ग्रुप नहीं है तो यानी कि उसको उस तरफ किसी भी प्रकार का क्या नहीं मिल रहा है, रिपल्शन नहीं मिल रहा है। सो देयरफॉर इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन अकर। ठीक है, क्यों होती है, क्लियर है, डन। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोगों को E2 मैकेनिज्म करानी होती है तो हम लोग बेस लेते हैं। बेसिकली हम एक निगेटिवली चार्ज स्पीशीज लेते हैं, और जैसे कि तुम जानते हो दुनिया की हर निगेटिवली चार्ज स्पीशीज एज अ बेस भी बिहेव कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकती है। वो बेस के जैसे बिहेव करेगी, वो क्यों न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगी, किस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो बेस बन जाएगा, अगर नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, है ना। अच्छा, तो हमको क्या चाहिए होते हैं, एक ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो हम लोग देखो बेसिकली यहाँ पे लेते क्या है, फॉर एलिमिनेशन, चाहे तुम E2 की बात करो चाहे तुम E1 की बात करो, हम लोगों को बेसिकली चाहिए होते हैं बेस जो अच्छा खासा बेसिक नेचर रखते हो। तो फिलहाल मैं E2 की बात कर रही हूँ। हम लोग किन किन लोगों को एज अ बेस ले सकते हैं, उनकी लिस्ट, ताकि अगर मैं एक या दो तुमको बताऊंगी तो तुम एक या दो को ही याद रख पाओगे। ठीक है, और अगर कल को कोई ऐसा पर्टिकुलर बेस आ गया जो हम लोग यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज नहीं किए हैं तो तुम सोचोगे अरे पता नहीं एंड पेन प्रकार की कौन सी रिएक्शन आ गई है। देयरफॉर तो एक हो जाता है आप लोगों का अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अरे यार कहाँ चला गया ये, हाँ, एक हो जाता है अल्कोहलिक KOH, या फिर मान लेते हैं NaOH, दोनों में से कोई एक। सेकेंड होता है, कल को आपको लिख कर दिया जाता है फ्यूज्ड KOH, या फिर आपको लिख कर दिया जाता है NaOH। अच्छा, उसके अलावा हमारा सबसे शक्तिशाली बेस सोडामाइड है ना, यानी कि NaNH2, ये भी यूज किया जा सकता है बराबर। अगर आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज करो RO नेगेटिव ROH, यानी कि मतलब बेसिकली जो अल्कोहल ले रहे हो उसी का नेगेटिव आयन अगर आप ले रहे हो तो वो क्या कहलाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि अल्कोहल ही अगर लेते सिर्फ अल्कोहल, तो अल्कोहल एक न्यूट्रल स्पीशीज है और एक वो वीक में काउंट होता है, राइट। तो देयरफॉर उसके साथ आपको क्या लेना है, RO नेगेटिव लेना है। ठीक है, क्या लेना है आपको, RO नेगेटिव लेना है। तो ऐसे लोग अगर आप लेते हो और आप अगर इनके सबके साथ में हीटिंग ऐड करवा देते हो तो बेसिकली ये सारे के सारे प्राणी लोग, बोलो क्या करेंगे, ये सारे के सारे प्राणी लोग आप लोगों के एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगी यहाँ पर, क्या होने लगेगी यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या होने लगेगी, एलिमिनेशन। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको कृपया करके याद रखिएगा, आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर बेस है। जैसे मान ये मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ N नेगेटिव, और यहाँ पर इस तरीके का हम लोगों ने ग्रुप लगा दिया, ये ऐसा है ना, ये ऐसा, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हम लोग लिख देते हैं Li पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देते हैं, आप लोगों का Li पॉजिटिव। ठीक है, ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो सके। इस पर्टिकुलर चीज को शॉर्ट फॉर्म में, अरे यार, इस पर्टिकुलर चीज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, LDA। अब देखो ये LDA जो होता है ना, ये काफी बल्की होता है। ये क्या होता है, बल्की। अब बल्की होने की वजह से, है ना, तो ये बेचारा नेगेटिवली चार्ज तो है, बट बल्की होने की वजह से कैन नॉट एक्ट एज अ बेस। ये कभी भी किसके जैसे एक्ट नहीं कर सकता, एक बेस के जैसे एक्ट नहीं कर सकता। अब अगर ये बेस के जैसे एक्ट नहीं कर पा रहा है ना, निगेटिव चार्ज होने के बावजूद, मान लो एसिडिक हाइड्रोजन भी है, बट ये बेस के जैसे एक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि बल्कि है, ये जाके H को एब्स्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में ये क्या करता है, ये किसके जैसे एक्ट करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर आप हीट कर भी दो ना तो भी एलिमिनेशन नहीं करवा सकता क्योंकि खुद बल्कि है। ये हमेशा किसके जैसे एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा तो वहां पे बोलो कौन सी रिएक्शन होगी, SN रिएक्शन होगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी।
है ना। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी दिमाग के अंदर, ठीक है। अब हम लोग एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यूजुअली जब भी आप किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ते हो तो आपको उस रिएक्शन के मैकेनिज्म का क्या पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ SN2 के जैसा ही रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा। अगर मान लेते हैं कल को कोई तुमसे कहता है कि SN2 और SN1 के बीच के ग्राफ को आप डिस्टिंग्विश करो, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इन दोनों ग्राफ्स को। तो ध्यान रखना, जो हमारी SN रिएक्शंस होती थी वो रिएक्शंस ओवरऑल, ठीक है, अगर मैं उन रिएक्शंस की ओवरऑल तरीके से बात करूं तो वो रिएक्शंस आपकी होती थी ओवरऑल एक्सोथर्मिक, ठीक है। वो रिएक्शन ओवरऑल कैसी होती थी, एक्सोथर्मिक, यानी कि वहां पे आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनता था उस प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती थी, ठीक है, वो एनर्जी आपके रिएक्टेंट की तुलना में कैसी होती थी, कम। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, E2 पढ़ रहे हैं। तो E2 में क्या होता है, E2 में क्या होता है, ये रिएक्शन आपकी कैसी है, ये रिएक्शन तो आपकी एंडो है। तो अगर मान लेते हैं मैं कहूंगी कि ये मेरे रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है ना, या और यहां से मान लेते हैं मेरा रिएक्टेंट की एनर्जी शुरू हो रही है, तो जो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, यानी कि लेट से मैं यहां पे ले लेती हूं ऐसे। और अगर यही सेम ग्राफ की बातचीत हम किसके लिए कर रहे होते, हम मान लेते यही सेम ग्राफ की बातचीत अगर आपके SN2 के लिए कर रहे होते, तो SN2 के केस में उसका जो ग्राफ बनता ना, एक मिनट रुकना, उसका जो ग्राफ बनता, जो भी ट्रांजिशन स्टेट आती, ट्रांजिशन स्टेट पे अपन कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे बनता, मतलब रिएक्टेंट के कंपेयर में नीचे बनता, क्योंकि वहां रिएक्शन कैसी है आप लोगों की एक्सो, और यहाँ कैसी है एंडो। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट से कहाँ बनेगा, ऊपर, ठीक है। तो कल को तुम्हें कोई एक ग्राफ दे दिया जाए, बोले कि ये उस रिएक्शन का ग्राफ है, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपको ये नहीं बताया है कि बेस स्ट्रॉन्ग है नहीं है, हीटिंग है नहीं है, ग्राफ देख के आपको पहचानना है कि वो E1 है, E2 है, SN1 है, SN2 है। तो हम ये तो पहचान जाएंगे क्योंकि सिर्फ आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है, तो या तो ये SN2 होगा या तो ये E2 होगा, बट SN2 E2 में कैसे पहचाने। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की एनर्जी, इसका मतलब रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसकी पहचान होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन की, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने इस एक बल्की बेस के बारे में बताया, ये भी आपके बल्की बेस में काउंट होता है, ये Me, ये आपका Me, ये आपका MEO नेगेटिव, ये बल्की बेस है ना। अगर मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं, ये मान लेते हैं ऐसे मैं क्रिएट कर दूं, ये बेस अच्छे हैं नो डाउट, बट बेचारे थोड़े से मोटे हैं, है ना, बल्की हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ बेस मैं क्रिएट कर दूं, तो ये जो बेस है ये बुरे नहीं है, बट ये मोटे हैं। तो ये जो आप बल्की बेस लेकर आए हो, ये बल्की बेस क्या एलिमिनेशन करेंगे, पहली बात तो ये, तो हाँ ये बल्की बेस आपके एलिमिनेशन करेंगे बराबर, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो भी बनेगा, ऑब्वियस से दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसमें से जो मेजर होगा, ठीक है, वो मेजर आपका अकॉर्डिंग टू हॉफमैन होगा, अकॉर्डिंग टू हॉफमैन होगा, मतलब हॉफमैन वाले को आप मेजर कहोगे, सेटजेफ वाले को आप मेजर नहीं कहोगे। एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा E2 के माया, होगा, बट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उस मेजर, उसको आप किसी को कहोगे, आप वहां पे मेजर हॉफमैन वाले को कहोगे। क्यों कहोगे, वी विल डिस्कस लेटर, जब हम लोग E1 CB वगैरह सब कंप्लीट कर लिए होंगे तब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, बट अभी हम लोगों को इस पे बात नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जितनी जानकारी हमें लेनी थी हम ले चुके हैं। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। वैसे इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, अभी तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, और कुछ क्वेश्चंस में कल की क्लास में एक और इसमें टाइप लेना है, 3 पार्ट्स में टोटली डिवाइड होगा। तो पहले बातचीत करते हैं, जैसे कि देखो आपके पास मान लेते हैं इस तरीके से एक सबस्ट्रेट दिया है, यहाँ पे मैंने इस पोजीशन पे CH3 लगा दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद इस पोजीशन, अरे यार ये क्या हो गया, इस पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, आप लोगों का Br लगा दिया,
और इसकी जो डैश वाली पोजीशन है इस पे हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर C2H5O माइनस ऑब्लिक C2H5OH आप यूज करिए हीटिंग। अब देखो, सबसे पहले ये एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन E1 के वाया होगी कि E2 के वाया होगी। ये जो आप यूज करते हो ना RO नेगेटिव ऑब्लिक ROH, ये स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होते हैं, तो नहीं भी होते हैं तो चलो मैं फिलहाल अभी आपको कह देती हूँ कि ये रिएक्शन मान लेते हैं E2 के वाया जा रही है। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, उनको अच्छा लगता है बीटा एलिमिनेशन करना, पट 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 डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं, बट ऐसा मत करना। आपको याद रखना एंटी पोजीशन पे होना। पहले तो अल्फा बीटा मार्क कर लो। देखो ये आपकी पोजीशन अल्फा, उसके बाजू वाली बीटा और उसके बाजू वाली, अरे यार उसके बाजू वाली बीटा। अगर इस तरीके से डैश वेज नहीं दिया होता तो दोनों बीटास आइडेंटिकल होती, बट डैश और वेज दिया है तो दोनों बीटा को आइडेंटिकल नहीं मानोगे। तो एक को मैंने बीटा ले लिया, एक को मैंने बीटा डैश ले लिया। अब जो उस बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, उस हाइड्रोजन को आप देखो कहाँ है। तो अगर मेरा मिथाइल ग्रुप वेज पोजीशन पे है तो हाइड्रोजन जरूर डैश पोजीशन पे रहा होगा, और अगर मेरा मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड में डैश पोजीशन पे है तो वेज पोजीशन पे जरूर कौन रहा होगा, मेरा हाइड्रोजन। अब जो तुम्हारा लीविंग ग्रुप है यानी कि ब्रोमीन, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये खुद वेज पोजीशन पे है। तो ये एक ऐसे हाइड्रोजन को निकालना चाहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो डैश पे हो। अब मुझे बताओ डैश वाला कहाँ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, राइट। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास एक रिंग, ऊपर से ब्रोमीन हट गया, राइट साइड का डैश वाला हाइड्रोजन भी हट गया, दोनों के बीच में क्रिएट हो गया डबल बॉन्ड। कार्बोकैटायन बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बोकैटायन E2 में बनता नहीं है, और अब डैश देने की भी पोजीशन नहीं है क्योंकि 3D चीज sp3 हाइब्रिडाइजेशन से शुरू होती है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन 2D होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी 2D होती है। डबल बॉन्ड बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2। इसीलिए अब हम लोगों को डैश वेज ऐसी चीजें देने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे लिख दो CH3। सिमिलरली जो बाजू में, ठीक है, सिमिलरली जो बाजू के ग्रुप्स हैं यानी कि डैश वाला CH3 या वेज वाला हाइड्रोजन, उनको कोई फर्क पड़ा होगा क्या, नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। वो जैसे थे वो आप लोगों के अभी भी वैसे के वैसे ही रहे होंगे। तो हमको लगता है कि दोनों तरफ की बीटा पोजीशन तो सेम है, तो कहीं से भी निकाल लो भैया क्या फर्क पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता, फर्क पड़ता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना हमेशा क्या निकालना, जो एंटी पे होगा उसी को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने तुम लोगों को दे दिया कार्बन, नहीं रुको, ये क्वेश्चन तो तुम फिलहाल अभी नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मान लो ये आप लोगों को दिया है, यहाँ पर ये दिया है, ये क्या बना रही हूँ मैं, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन। मतलब साइक्लोहेक्सेन आपकी इस फॉर्म में दिखती है, चेयर के जैसी दिखती है, ESC, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है बनाने में भाई, बनता नहीं है इजीली। ये मैंने पोजीशंस दे दी, ये मैंने यहाँ Cl दे दिया और इसको मैंने क्या दे दिया, H। मैं कह रही हूँ कि अल्कोहलिक KOH डालो और बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या बन रहा है ना। मुझे बताइए आप प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अब बोलो क्या करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर पोजीशंस है, यूजुअली जो खड़ी हुई पोजीशंस होती है ना साइक्लोहेक्सेन में, इन्हें हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और ये इनको क्या कहते हैं, इक्विटोरियल, है ना। वैसे ही जो ये थोड़ी अंदर की तरफ बेंट है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटोरियल, और ये अगेन क्या कहलाती है, एक्सियल, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझको उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को निकालना है तो जिस पर्टिकुलर ऊपर से Cl को तो मैं निकाल लूंगी, लेकिन Cl को निकाल लेने के बाद नीचे अगर मुझे कोई बोलेगा कि नीचे से आप बीटा पे जाओ और बीटा से आप हाइड्रोजन लेकर आओ, ठीक है, आप बीटा से हाइड्रोजन लेकर आओ, तो अच्छा एक काम करो, इसको H कर दो और इसको H स्टार कर दो, तो मैं किसको निकालूंगी। तो देखो क्योंकि खुद Cl एक्सियल पोजीशन पे है तो डेफिनेटली वो एक्सियल वाली पोजीशन को तो नीचे से निकालेगा नहीं, वो किसको निकालेगा, इक्विटोरियल को। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा नो डाउट, बट जो चीज वहां पे अभी भी रह जाएगी वो रह जाएगा H स्टार, क्योंकि वो हमेशा किसको निकालता है, जो उनसे अलग प्लेन में हो। खुद के प्लेन वालों को वो नहीं निकालता, क्योंकि जबकि खुद के प्लेन वालों को निकालने आता है ना,
तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, आप लोगों की वहाँ पे क्या हो जाती है, आप लोगों का रिपल्शन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि E2 रिएक्शन कुछ अलग प्रकार की रिएक्शन है और उस अलग प्रकार की रिएक्शन को समझने के लिए आपको कुछ अलग थ्योरी पढ़नी है। जो आप SN1 करते थे ये बेसिकली SN1 रिएक्शन, सॉरी जो E1 करते थे ये बेसिकली E1 ही रिएक्शन है, बस बिना कार्बोकैटायन और बिना रीअरेंजमेंट के आपको यहाँ पर चीज़ों को निकालना है। ठीक है, एक मैं बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला भी सवाल दे देती हूँ, बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के देखो इस चीज़ को कैसे करते। जैसे मान लेते हैं Me है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है। अब मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने लेट से डाला MEO नेगेटिव ऑब्लिक MEOH और मैं कह रही हूँ कि रिएक्शन E2 के वाया जाएगी। अब बताओ यहाँ पे अल्फा कौन है, तो Cl जिससे कनेक्टेड है वो आपका अल्फा, उसके आजू बाजू वाले बीटा। अब अगर मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन करना है तो बिना कार्बोकैटायन क्रिएट किए एलिमिनेशन कर डालो। ठीक है, बोलो क्या बनेंगे दो प्रोडक्ट। अगर मैं राइट वाले बीटा के थ्रू जाऊं, ठीक है, अगर मैं राइट वाले बीटा के वाया जाऊं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा MECH2C और H डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं लेफ्ट वाले बीटा के वाया जाऊं तो लेफ्ट वाले बीटा के वाया प्रोडक्ट बनेगा MECH डबल बॉन्ड CH3। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हाँ। अब सबसे जरूरी चीज यहाँ पे मतलब मेजर कौन होगा, चलो मेजर डिसाइड करने की बारी आई। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है और कोई रेजोनेंस या कोई एरोमेटिसिटी भी नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे मेजर डिसाइड करने की बारी आई तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस है कि ये आपका मेजर होगा। और मेजर है यानी कि बेसिकली मैं इसको कहूंगी कि ये मेरा क्या है, सडजेफ प्रोडक्ट है। ये क्या है, मेरा सडजेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेजर है यानी कि ये मेरा सडजेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, मेरा मेजर है। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को तुमसे कहूं कि इस पूरी रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कहते हैं स्टेटमेंट इज करेक्ट या अबाउट द रिएक्शन, है ना। तो मेजर तो हो गया, अब ग्राफिकली इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करिए। कैसे करेंगे आप रिप्रेजेंट, देखो आपके पास ये y एक्सेस हो गई या आप लोगों के पास x एक्सेस हो गई। ठीक है, ये y और x। रिएक्टेंट ऑब्वियस है हमारे पास होगा, मान लेते हैं ये रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल है। ठीक है, ये अच्छा बहुत ऊपर चढ़ गया मेरा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल, मान के चलते हैं ये मेरा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है। ऑब्वियस है, जैसे कि तुम जानते हो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो ये पहले आपका ऊपर 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 गया, ट्रांजिशन स्टेट बनी, है ना। अच्छा, और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट आप बनाओ ध्यान रखना, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, एंडो, तो उसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर रहेगा ये। लेकिन यहाँ तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट बनता तो मैडम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही होता, बट यहाँ तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो रिएक्टेंट से आपको इस तरीके के 2 पीक्स बनाने हैं, और दोनों सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होंगे, दोनों पीक्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे होंगे। क्यों? जो मेजर है इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। क्या ये बात समझ रहे हो? जो मेजर है इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, और जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या है, कम है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर बोलो क्या है, कम है। तो यहाँ कौन ज़्यादा स्टेबल है? अगर मैं नाम की बात करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटीन और इसको कहते हैं हम लोग ब्यूट-टू-ईन। तो बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल है? ब्यूट-टू-ईन ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट है ये किसकी है? बी वाले की है, यानी कि ब्यूट-टू-ईन की, और ऊपर वाली किसकी है? जो माइनर है उसकी है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा? ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम में से मैक्सिमम लोग पता है किस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि E2 मैकेनिज्म में तो मैडम एक ही पीक बनता था। हाँ, बट E2 में अगर आपके 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उन हर प्रोडक्ट के पीक तो अलग होंगे ना, भले ही वो शुरू सब एक ही जगह से हो रहे, बट पीक्स होंगे, बोलो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। फिर ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर और भी बातचीत हम करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। एमी मान लेते हैं, यहाँ पर है आप लोगों का एमी, यहाँ पे आई, और मान के चलो यहाँ पे एमई। मैंने तुमसे कहा कि इसमें अल्कोहलिक क्या डाल रहे हैं आप? NaOH। अगर आप एक्वस डालते हो ना तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, अल्कोहलिक डालते हो तो एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनाना, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि रिएक्शन E2 के वाया जा रही है। बोलो क्या बन जाएगा आपका? Me। यहाँ पे अच्छा बीटा कहाँ कहाँ है पहले वो तो मार्क कर लो। ये आपका बीटा है क्योंकि अल्फा ये है। अच्छा वैसे ये आपका बीटा है, ठीक है, कौन? ये आपका।
बीटा डैश। अब ये भी आपका बीटा है और ये है बीटा डैश, क्योंकि दोनों ही एमी है, वो भी सेम एनवायरनमेंट के। तो एक एक करके प्रोडक्ट बनाओ। अगर मान लेते हैं मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ किससे, राइट हैंड साइड वाले बीटा से, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा ऐसा। अगर मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ आप लोगों के ऊपर वाले एमी से, या फिर मान लेते हैं लेट्स से बाजू वाले एमी से, तो प्रोडक्ट आप लोगों का कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ऐसा कुछ, राइट, यस। अब आपको डिसाइड करना है मेजर कौन है माइनर कौन है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिनूं तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन क्रिएट हो रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं यहाँ पे गिनूं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ हो रहे हैं मात्र 5। तो ऑब्वियस है कि मेजर कौन होगा, ये आपका मेजर होगा और ये आपका क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो इसके जैसे 1000 एग्जाम्पल्स लेने का कोई तुक नहीं बैठता है, क्योंकि अगर मैं 1000 एग्जाम्पल्स भी लेती हूँ तो हजारों एग्जाम्पल से मुझे एक बात बताओ, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना कि आपको बीटा मार्क करना है, हाइड्रोजन निकालना है वगैरह वगैरह, राइट। बस याद रखना कि जो बीटा वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड कि जो बीटा वाला हाइड्रोजन है शुड नॉट बी ऑन ब्रिज हेड पोजिशन। ठीक है, वो कहाँ का नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेड पोजिशन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि वो पर्टिकुलर बीटा मतलब आपका विनाइल वाले सिस्टम का नहीं होना चाहिए, या वो पर्टिकुलर आपके एराइल वाला सिस्टम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से रिमूवल आप लोगों का क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस देखो जब भी आप एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, चाहे आप इवन मैकेनिज्म से करो, चाहे आप एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन आप E2 मैकेनिज्म से करो, एक्चुअली 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। फिलहाल क्योंकि मेरी क्लास आज की E2 है तो मैं बातचीत E2 से ही करूंगी, बट 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, हम लोग इन पे बात करते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं। मेजर माइनर तो देखो पूछा ही जाएगा, सेट्ज़ेफ कौन है, हॉफमैन कौन है, वो सब तो पूछा जाएगा, बट क्वेश्चंस के रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आप लोगों को क्वेश्चन में उसको पूछने में आती है बड़ी मजा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं प्लस जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनका एडिशन। या फिर कभी कभी वो स्पेसिफिकली ये पूछ लेता है कि GI कितने बन रहे हैं वहां पर, या OI कितने बन रहे हैं, ये उसको पूछने में आती है बड़ी मजा, क्योंकि यूजुअली स्टीरियो केमिस्ट्री के सवाल कभी भी डायरेक्टली पेपर में उठकर नहीं आते है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री आपका वो चैप्टर है जो कभी भी डायरेक्टली पेपर में नहीं आता, बहुत रेयरली पेपर में डायरेक्टली आता है। वो आपको इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी ना किसी रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री के कंसेप्ट को क्लब करके बेसिकली वो पूछता है। ये उसको आगे आने वाली हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये उसका फेवरेट टॉपिक होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले प्रोडक्ट कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर वाले प्रोडक्ट कितने हैं, उसका फेवरेट पार्ट होता है। तो चाहे आप रिएक्शन E2 के वाया जाओ, चाहे आप रिएक्शन E1 के वाया जाओ, SN2 के वाया जाओ, SN1 के वाया जाओ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछने में आती है उसको बड़ी मजा। SN2 और SN1 में आप लोगों के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब बनते हैं जब हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा होता है, एक अल्कीन होता है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब ही क्या होता है कि एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस, इसी को बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, है ना, सिस और ट्रांस। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कब बनते हैं, जब हम लोगों का जो सिस्टम होता है, जब हमारा सिस्टम क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो कायरल होता है। कायरल जानते हो ना, तब ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है R कॉन्फ़िगरेशन वाले और एक होते हैं आप लोगों के S कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो सब्स्टिट्यूशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वहां तो अल्कीन बनता ही नहीं है। बट जब हम लोग बात करते हैं किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है, यानी कि वहां पे GI पॉसिबल है, एज वेल एज आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड्स तो डबल बॉन्ड होते नहीं है, कुछ सिंगल भी तो होते हैं ना। जैसे अभी मैंने जो ऊपर प्रोडक्ट बनाई थी इसमें आपका सिर्फ ये डबल बॉन्ड था, बाकी के देखो ना ये सिंगल था, ये सिंगल था, ये सिंगल था। यानी कि आपके एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट होता है उसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं।
तो वहाँ GI भी पॉसिबल है, वहाँ पे OI भी पॉसिबल है। तो उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत मजा आती है तुमसे पूछने के लिए कि बताओ इस क्वेश्चन में कितने GI हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने OI हैं और टोटल कितने हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है और कई बार तो ये भी पूछ लेता है कि बताओ यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, मतलब इनडायरेक्टली आइसोमरिज्म को ठूसने का इसको इससे बढ़िया मौका उसको नहीं मिलता। बट इट डजंट मीन्स कि इस चीज को पढ़ने के लिए आपको पूरी आइसोमरिज्म जाननी चाहिए, ऐसा नहीं होता। बहुत ईजी है टॉपिक, 2 मिनट में सीख जाते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पे वो गेम खेलता है स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं E2 के साथ वो गेम खेलता है। E1 में तो देखो कार्बोकेटायन बनता है, तो जिस बंदे को ये पता है कि रीअरेंजमेंट हो सकती है वो रीअरेंजमेंट करवाएगा और फिर प्रोडक्ट लिखेगा। ठीक है, E1 में वो क्या गेम खेलेगा आपसे, रीअरेंजमेंट वाला। और E2 में क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होती बट रीअरेंजमेंट के बदले यहाँ पे चाहिए होता है आप लोगों को कैसा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो एक स्टूडेंट को प्रोडक्ट एंटी एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग याद है कि नहीं है, मतलब एंटी एलिमिनेशन से लिखना है ये उसको याद है कि नहीं याद है। अगर याद है तो स्टूडेंट बनाएगा एंटी वाला प्रोडक्ट और फटफट लिख देगा। जैसे कि मैंने ऊपर क्या कहा कि वो आपका स्टार वाला हाइड्रोजन नहीं जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं जाएगा। अब जो भी पेपर दोगे ना उस पेपर में पता है क्या होगा, यहाँ ड्यूटेरियम लगा देगा और बोलेगा बताओ आपका सही आंसर क्या है। ये वाला सही आंसर है कि सही आंसर आपका यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो हमको लगेगा दोनों ही तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है कि एलिमिनेशन कहाँ से हो रही है कहाँ से नहीं। तो वेज और डैश की बहुत ज्यादा औकात है। ठीक है, एंटी चाहिए आपको। तो एक स्टूडेंट को अगर एंटी एलिमिनेशन याद है कि E2 में एंटी एलिमिनेशन करते हैं तो वो प्रोडक्ट लिख देगा एंटी वाला। बट कभी कभी वो तुम्हारे साथ छेड़खानी करता है। छेड़खानी यानी कि आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होकर मिलते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको क्या मिलता है कि ऑलरेडी आप लोगों का लीविंग ग्रुप एंड आप लोगों का बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बोलो क्या है, आप लोगों के एंटी पर है और आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, उनको एलिमिनेट करना है, डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, बात खत्म। कितना आसान काम है, राइट। बस डिसाइड करना है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, बस। लेकिन समटाइम्स अगर आप लोगों को उसको परेशान करना है, मतलब उसको आपको परेशान करना है, तो वो क्या करेगा, आपको एक ऐसा सबस्ट्रेट देगा। ठीक है, गिवन में आपके पास एक ऐसा सबस्ट्रेट होगा जिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में लीविंग ग्रुप एंड आप लोगों का बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, एक दूसरे के एंटी नहीं होंगे। अगर एंटी नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, नो रिएक्शन लिख देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। हम उसको कन्वर्ट करेंगे एंटी में। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एंटी में और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। फिर हम लोगों को क्या लिखना है, प्रोडक्ट। हे भगवान, तो यही आप लोगों की सबसे ग्लिच वाली सिचुएशन है कि कन्वर्ट कैसे करें। तो बस वो हमको सीखना है। तो कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्वेश्चंस करना। ये जो मैंने अभी 2 कैटेगरी के आपको टॉपिक बताए ना, इन 2 कैटेगरी के टॉपिक प्लस एक कैटेगरी और बना लो। ठीक है, रिएक्टिविटी की आपको क्वेश्चन अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, या फिर कोई ऐसा मिसलेनियस टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हो, ऐसे E2 के या E1 के ऐसे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पर हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, बट कल का हमारा कंसर्न क्या होगा, ये सीखना और ये वाला टॉपिक सीखना। ठीक है, कल हम लोग पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे। क्या E2 क्वेश्चंस करने के बाद खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि SN1 को अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेट्स शो करते हैं, SN2 को अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेट शो करते हैं। हमने E1 में पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल E1 होती है, तो वैसे ही E2 भी तो कोई लोग शो करते होंगे। तो कौन से हैं वो लोग जो E2 शो करते हैं, ज्यादा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो उस एक E2 को शो करने वाले इंसान को हमको बेसिकली क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, डन। तो ये हमारी कहानी रहेगी। कल का दिन क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो दूसरा E2 जो शो होता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टॉपिक है वो, नहीं तो फिर परसों के दिन। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। फिर E1CB पढ़ना है, EI पढ़ना है, फिर उसके बाद कंपैरिजन करना है कि कब क्या लगेगा, किसकी क्या कंडीशंस रहेंगी, फिर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में कंपैरिजन करना है, फिर ये देखना है कि आखिर कब हमको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये सारी कहानी तुम लोगों की लाइफ में आएंगी। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं, धीरे 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 करते जाओ, निकलता जाएगा पार्ट। अगर तुम ऐसा रखोगे कि बैकलॉग तो थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे का चल रहा है, कभी आगे का चल रहा है, तो कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इसको यहाँ